नमस्ते दोस्तों। आपका आरएसपी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। हमने एक सीरीज़ प्रारंभ की है कि 13 दिन के अंदर पॉलिटी का सेक्शन पूरा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो इसका आंसर होगा सामान्य विधेयक। सामान्य विधेयक पर की जा सकती है। और सामान्य विधेयक देखिए, दोनों की संयुक्त बैठक में हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में प्रावधान किया गया है कि सामान्य विधेयक पर संयुक्त बैठक की जा सकती है। दैनिक विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक और विनियोग विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में पंचायत के लिए किए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का क्या कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होते हैं। किस में निहित होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग या राज्यपाल में, या भारतीय निर्वाचन आयोग में, या जिला पंचायत राज अधिकार में। किस में होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग में। कहाँ पर? राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण राज्य के निर्वाचन आयोग में निहित होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहे हैं कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ही भारतीय संविधान के भाग 9 में, क्या भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और भारतीय संघात्मक व्यवस्था के तीसरे तल 1992 में जोड़ा गया, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। देखिए दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनको देख लेते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। क्या? वित्त आयोग 280 में आर्टिकल में। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। और देखिए, जो लोक सेवक हैं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग अनुच्छेद आर्टिकल 315 में वर्णित किया गया है। 315 में है, इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 223 के, और जो लोक सेवा आयोग हैं जो 315 में दी गई हैं। अब दोस्तों, राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है, कौन से अनुच्छेद में है? कि राष्ट्रपति का पर महाभियोग आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग दिया गया है। और अब उपराष्ट्रपति को हटाने का आर्टिकल 67 के अंतर्गत है। और फिर स्पीकर को हटाना, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना 94 के अनुच्छेद 54 में दिया गया है। और राज्यसभा के उपसभापति, क्या राज्यसभा के उपसभापति को हटाना अनुच्छेद 90 में दिया गया है। क्या दोस्तों? राज्यसभा का उपसभापति को हटाना आर्टिकल 90 में दिया गया है। अब संविधान के भागों का सुमेलित के कौन से भाग में क्या वर्णन किया गया है? क्या मूल कर्तव्य भाग 4 क में दिया गया है। मूल कर्तव्य भाग 4 क में दिया गया है। अब राज्य के बारे में भाग 6 में वर्णित है। अब देखिए दोस्तों, कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम भाग 8 के अंदर है। और इसके बाद में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत दी गई हैं। ठीक है दोस्तों। अब के कथन और असत्य के बारे में देखना है, कौन सा सत्य है और कारण भी निहित करना है। ऐसे क्वेश्चन आरएस यूपीएससी में बहुत आते हैं और आर यूपीपीसीएस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आरएस में भी ऐसे क्वेश्चनों की संभावना बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर परिवर्तन के मूर्त रूप से पाए जाते हैं। क्या परिवर्तन के तत्व है मूर्त रूप से पाए जाते हैं। दूसरा कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित होते हैं। ये दोनों ही कथन सत्य हैं और व्याख्या सहित हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन सत्य है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। और दूसरा, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार है, आर्टिकल 32। ठीक है दोस्तों। दोनों ही कथन की व्याख्या, दोनों कथन सत्य है लेकिन व्याख्या सही नहीं है दोनों की। ठीक है दोस्तों, कथन और व्याख्या दोनों पूछ रहा है ये। अब क्या बोलता है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। यह कथन
पूर्ण रूप से सत्य है। क्या 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया है। देखिए कि आर्टिकल आ गए आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत संघ, और देखिए आपको बता दूं कि हमारे संविधान में संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 कहाँ पर, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए गए हैं। उनमें पहले में तो इंडिया अर्थात भारत राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है, कौन कौन होगा, जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और अब तीसरे में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति है कि नए राज्यों का गठन कर सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, ये सत्य हैं। अब आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का परिवेश और स्थापना का वर्णन किया गया है। क्या नए राज्यों का परिवेश और स्थापना का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, संविधान के भाग 2 में अब दूसरा भाग आ गया है। 5 से 11 तक नागरिकता की संबंधित चर्चा की गई है। देखिए दोस्तों, हमारी जो पॉलिटी का यूपीएससी वाला सेक्शन है उसमें जाके मेरी कक्षा पढ़ सकते हो, उसमें अच्छे से नागरिकता सिटीजनशिप को समझाया गया है। ठीक है, और भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी चर्चा की गई है। अब नीति निर्देशक तत्व आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 39 से पूछा है, इसमें क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। फिर आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। और 44 में समान नागरिक संहिता, भारत में कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा के अंदर। अब अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन समिति संगठन का दिया गया वर्णन किया गया है। फिर आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। यह बहुत क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, आर्टिकल 50 में है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद से हटाने में संसद की भूमिका होती है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में इसकी भूमिका नहीं होती, क्योंकि इसके अध्यक्ष किसी भी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति से हटाया जा सकता है। यह कथन भी पूर्ण रूप से सत्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है, जिसके सभी सदस्य 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है, जिसके 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहता है कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। क्या भारत का महान्यायवादी जो भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और पारिश्रमिक प्राप्त होता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 76 में किया गया है। अब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसी साधारण विधेयक के मुद्दे पर की जा सकती है, लेकिन धन्य विधेयक संवैधानिक संशोधन विधेयक के मामले में नहीं की जा सकती, जो हमने पहले ही देखा था। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। यह पता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों।